Hi students, good morning. Today we shall start types of chemical reactions. In the previous class I have taught you what is chemical reaction, what is chemical equation and how to balance chemical equation and what are the properties of chemical reaction. In this class I am going to teach you the types of chemical reactions. Then according to your syllabus there are mainly 6 types of chemical reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हिंदी में बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे हिंदी में बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया। थर्ड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हिंदी में बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर पे है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ नंबर पे है आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। सिक्स्थ नंबर पे है आपका रिडक्शन, और इसे हिंदी में बोलते हैं अपचयन। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ मिलके क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रेडॉक्स में देख रहे हैं आप, ये रेड जो है, ये रेड आया है रिडक्शन से, और ऑक्स जो आया है OX, ये ऑक्सीडेशन से। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, इसे हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। When 2 or more substances undergo a change to form a single substance with new properties, this is called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका यह है कि इसमें रिएक्टेंट्स जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो एक ही होगा। जब रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा और प्रोडक्ट एक, तभी वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब इधर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। इसलिए याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका यही है कि उसमें रिएक्टेंट्स बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे बनता है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो आपको ये जो है दिस चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले आपको सीखना होगा हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो आप आई बटन को दबा करके देख सकते हैं। वहां पे प्ले लिस्ट है बेसिक केमिस्ट्री का, वहां से आपको मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और यहाँ ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, तो ये कट जाएगा, ये क्या बना लेंगे MgO। यहाँ पे देखिए ये है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं आपस में। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी इसके पास जाता है और इसका वैलेंसी इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका H2O। 1 नहीं लिखा जाता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा H2O। नेक्स्ट है आपका Na+Cl2, यानी कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। सोडियम का वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये क्या लिखा गया आपका NaCl। तो जो ये लिखाता है फॉर्मूला, जो लिखा जाता है, ये सारा खेल किसका है, वैलेंसी का है। इसलिए वैलेंसी भी आपको याद रखना होगा। तो कैसे आ रहा है, अपने मन से नहीं लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी दी केमिकल फॉर्मूला इज बीइंग फॉर्म। जो केमिकल फॉर्मूला बन रहे हैं वो वैलेंसी के आधार पे बन रहा है। यहाँ आपको देखना है, जैसे ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मिलकर क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे आपको बैलेंस भी करना होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इक्वेशन लिखना है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो इसे बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपको बैलेंसिंग नहीं आएगा आपको नंबर कट जाएगा। इसलिए आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। और बैलेंस कैसे किया जाता है वो मैं बता चुका हूँ।
अगर बैलेंसिंग आप देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए अभी फिलहाल इसे बैलेंस करता हूं मैं। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम एक एटम है, इधर भी एक एटम। ऑक्सीजन यहाँ इधर में लेफ्ट साइड में 2 एटम है और इधर में 1 एटम। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 नहीं बैठा देना है। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाना है फॉर्मूला के पहले बैठाना है। तो यहाँ बैठाएंगे 2। इसके मतलब ये हो गया कि ये 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 मैग्नीशियम भी हो गया। तो लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो मैग्नीशियम को भी 2 बनाना होगा। तो ये हो गया आपका 2 मैग्नीशियम। तो ये बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, इधर में 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन 2 लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। यहाँ बैठाएंगे 2, इसके मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 2 4। तो हाइड्रोजन को 4 बनाना होगा। ये हो जाएगा 2 × 2 4 हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम 1, सोडियम 1। क्लोरीन का एटम कितना है 1, इधर में क्लोरीन का कितना एटम है 2। तो क्लोरीन को बैलेंस करना होगा तो आप यहाँ 2 बैठा लेंगे। ये हो गया आपका 2 क्लोरीन एटम्स। लेकिन सोडियम भी कितना हो गया 2, तो सोडियम को भी 2 एटम्स बना लेना है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंसिंग कैसे किया जाता है और भी अच्छा एग्जाम्पल करवाया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन पढ़ना है वो मैं करवाता हूँ आपको। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब ही होता है कि जुड़ना, मतलब कि ढेर से चीज थे, बहुत सारे चीज थे, वो मिलके एक हो गए तो क्या बोलेंगे कि कंबाइन कर गया। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आया कि रिएक्टेंट बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही होंगे। जब रिएक्टेंट बहुत सारे होंगे और जब प्रोडक्ट एक ही हो तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का यही तरीका है। रिएक्टेंट बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही होंगे। तो ये जो भी नजर आ रहा है रिएक्टेंट देख रहे हैं 2 है, इधर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना है 1। तो ये कैसा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिड यू गेट मी। नेक्स्ट जो है वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन को हिंदी में अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक चीज हो वो टूट के बहुत सारा टुकड़ा उसका मिल जाए तो क्या कहेंगे कि ये जो है बहुत से टुकड़े में टूट गया। यानी कि कोई एक चीज थी और वो बहुत सारे टुकड़े में टूट गई। तो जब रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो तो वो कहलाए decomposition reactions. When a single substance breaks down into 2 or more than 2 simpler substances under the effect of heat, light or electricity, this is called decomposition reaction. Decomposition reaction जो है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। इसी वजह से decomposition reaction को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका थर्मल decomposition reaction, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, और तीसरा फोटोलाइटिक या इसी को भी बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यू कैन से इन दिस वे आल्सो व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस breaks down into 2 or more than 2 simpler substances under the effect of heat, this is called thermal decomposition reaction. For example, when calcium carbonate is heated, it gets broken down into calcium oxide and carbon dioxide. जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाता है। For your kind information, you will have to balance the chemical equation and also write the appropriate information about the reactant and products. Then the equation will be far better. आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस कर लेना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को बता देना है, प्लस में जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन बता देना है। तो इस तरह से अगर आप इक्वेशन को लिखते हैं तो दैट इज मोर इंफॉर्मेटिव इक्वेशन, मींस दैट फ्रॉम दैट इक्वेशन एनीवन कैन गेट मोर इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है आपका 2KClO3. Simply you can say when KClO3 potassium chloride is heated, it breaks down into potassium chloride and oxygen. This also takes place under the effect of heat.
so it is also known as thermal decomposition reaction. Next है आपका FeSO4 iron sulfate. When heated it gets broken down into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Next है PbNO3 lead nitrate. PbNO3 whole twice. Lead nitrate when heated it breaks down into lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स है उसे कम से कम याद रखना है. जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल्स में उसे तो याद ही रखना है. तो आपको ये सारे एग्जांपल्स को याद रखना है. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस इसी को बोलते हैं. द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन टेक्स प्लेस in the presence of electricity, this is called electrolytic decomposition reaction. You can say in this way also, when a single substance breaks down into two or more than two simpler substances under the effect of electricity, then this is called electrolytic decomposition reaction or electrolysis. You can say in this way also, when electricity is passed through a substance, it breaks down into two or more than two simpler substances. This is called electrolysis or electrolytic decomposition reaction. Next we will have to read photolytic or photochemical decomposition reaction. The types of decomposition reaction which takes place in the presence of light, this is called photolytic or photochemical decomposition reaction. You can say in this way also, when a single substance breaks down into two or more than two simpler substances under the effect of light, this is called photolytic or photochemical decomposition reaction. Some of the examples are given, you have to understand. H2O, this is water. It is in liquid state. When electricity is passed through water, it gets converted into hydrogen and oxygen. Here hydrogen is in gaseous state and oxygen is in gaseous state. Sodium, when इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू aqueous solution ऑफ सोडियम, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो लिक्विड रूप में होना चाहिए. वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? लिक्विड रूप में होना चाहिए. दैट कंपाउंड शुड बी इन aqueous फॉर्म. ओनली देन दैट विल ब्रेक डाउन इनटू द रेस्पेक्टिव एटम्स, अदरवाइज इट विल नॉट गेट ब्रोकन डाउन. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम, इफ यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉलिड सोडियम क्लोराइड, then that sodium chloride will not get converted into sodium and chlorine. For being get converted into sodium and chlorine, it should be in liquid state or in aqueous state. So when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it breaks down into sodium and chlorine. Sodium will be in solid state and chlorine will be in gaseous state. Next, when electricity is passed through aqueous solution of aluminum oxide, then it get converted into aluminum and oxygen. Aluminum and oxygen, you will have to balance it. You always have to write balanced chemical equation, that will be better. तो अल्युमिनियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो ये अल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है. कुछ एग्जांपल देखते हैं फोटोकेमिकल का. ये है सिल्वर क्लोराइड. When light is passed through silver chloride, it breaks down into silver and chlorine gas. Silver will be in solid state and chlorine will be in gaseous state. Next example है silver bromide. When electricity is passed through silver bromide, it gets converted into silver and bromine. Silver bromide से अगर आप लाइट पास कर देते हैं तो वो सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है. These are the some specific examples which you have to be keep in your mind. तो ये decomposition reaction जो है तीन तरह का हुआ. Thermal, electrolytic and photochemical. Thermal takes place in the presence of heat. Electrolytic takes place in the presence of electricity, and photolytic takes place in the presence of light. For your kind information, these two reactions are very important. This AgCl and AgBr means these two reactions, the decomposition reaction of silver chloride and silver bromide
आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये सवाल आया हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। कौन रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो बनता है वहां पे यूज किया जाता है, तो उसमें कौन सा रिएक्शन को यूज करते हैं? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो याद रखेंगे। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप यू कुड अंडरस्टैंड। नाउ आई विल स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बताया था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से आपको क्लियर हो रहा होगा, मतलब कि हटा देना। विस्थापन मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो आप कहते हैं यहां से वहां विस्थापित कर गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया, अपना जो स्टेट पे था वो स्टेट बदल गया। यानी आप कह सकते हैं इस तरह से कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो कंपाउंड तो नहीं कह सकते, एक कंपाउंड हो और एक कोई मेटल हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट है, ये कंपाउंड है। Zn ये जिंक है, यहाँ S बता रहा है सॉलिड स्टेट, Aq बता रहा है आपका एक्वस स्टेट। तो क्या होगा, ये है आपका कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या है, ब्लू है। जब इसे जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये बना लेता है ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 जिंक सल्फेट बनने की वजह से इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। इसका कलर ब्लू था, CuSO4 कॉपर सल्फेट की वजह से इसका कलर ब्लू था, इसका कलर कलरलेस हो गया जिंक सल्फेट बनने की वजह से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये ऐसा है जिसमें क्या किया, ये जिंक जो है यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिंक का ताकत ज्यादा है, तो जिंक ने क्या किया, यहाँ से कॉपर सल्फेट से कॉपर को साइड कर दिया, और साइड करके कॉपर, ये जिंक जो है कॉपर को साइड करके सल्फेट के साथ खुद कंबाइन कर गया, तो ये बना लिया ZnSO4 और कॉपर को साइड कर दिया। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस यू कैन से व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन जिंक displaces copper from copper sulfate solution, as a result of which zinc sulfate and copper are formed। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब किसका कितना ज्यादा ताकत है, वो कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जस्ट नाउ आई विल डिक्टेट इट। इसमें क्या होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, PSC मार्जिनटल, PSC मार्जिनटल ये होता है, PSC मार्जिनटल, ऐसे याद रख सकते हैं। P फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है, लीड, यहाँ टिन, लीड, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद कॉपर होता है। तो आप देख सकते हैं कॉपर से पहले है आपका जिंक, यहाँ कॉपर से पहले है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है, यानी आप कह सकते हैं जिंक के पास जो ताकत है वो कॉपर से ज्यादा है, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यही कारण है कि जिंक इसको हटा दिया। क्या क्या, अब जाहिर सी बात है, मतलब जिसके पास ज्यादा ताकत होगा, दो बंदे हैं, सपोज दैट दो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं और दो ही चेयर है, मान के चलो ये है राजू और ये है सोनू। अब तीसरा बंदा आता है, इसका नाम है मोहन। ये आया यहाँ पे, मोहन बोलता है उठ जाओ मुझे बैठने दो, और ये राजू नहीं उठता है, ना सोनू उठता है। तो ये जो मोहन जो है इसको नहीं उठा सकता है सोनू को, क्योंकि इस सोनू के पास ताकत ज्यादा है मोहन से। लेकिन मोहन जो है इसको कान पकड़ के उठाकर भगा देता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इसको उठाकर क्यों भगा पाया, क्योंकि मोहन के पास ताकत ज्यादा था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिस मेटल के पास ताकत जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड, यानी कम रिएक्टिव वाले मेटल के कंपाउंड से उस मेटल को हटा देगा। जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक का ताकत ज्यादा है कॉपर से, इसलिए जिंक क्या करेगा, यहाँ से कॉपर सल्फेट को, यहाँ से कॉपर को हटा देता है, और ये कॉपर को साइड करके ये जिंक इसके साथ खुद मिल जाता है। ये जिंक प्लस सल्फेट क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को साइड कर दिया। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट
के साथ आयरन को रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एज a result of which iron sulfate and copper are formed. Also the color changes from blue to greenish. यहाँ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है लेकिन यहाँ पे कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। यहाँ देख सकते हैं आयरन यहाँ पे है आपका और इसके बाद कॉपर यहाँ है, तो आयरन ऊपर में है इसलिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला जो होता है कम रिएक्टिव वाले मेटल के कंपाउंड से उस मेटल को हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस Pb लीड। जब कॉपर क्लोराइड को लीड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेता है PbCl2 लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं लीड यहाँ पे है, ये है लीड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर। तो कॉपर जो है नीचे है, लीड जो है ऊपर है, तो लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो lead displaces copper from copper chloride, as a result of which lead chloride and copper are formed. Also the color changes from green to colorless. यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का कलर जो होता है ग्रीन होता है लेकिन ये कलर अब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लीड क्लोराइड। तो ये जो भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ उसे आप कम से कम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका Mg प्लस HCl, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे हाइड्रोजन है इसमें, HCl में क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दिस मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl एंड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कैसे बना रहा है, सारा खेल वैलेंसी क्या है, कौन कौन मिल रहा है जी, तो मैग्नीशियम मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, ये इसके पास चला जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, MgCl2। Mg1 नहीं लिखेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, MgCl2। तो ये सारा खेल आपका वैलेंसी क्या होता है, जिसका जैसा वैलेंसी उसी तरह से केमिकल फॉर्मूला बना लेता है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल from its compound. This is known as displacement reaction. विस्थापन अभिक्रिया। Hope you could understand. Now I am going to tell you about reactivity series of metal. This is reactivity series of metal, means a series in which metals are arranged in the descending order of their reactivity. ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनके घटते क्रम यानी क्रियाशील के घटते क्रम में, यानी कि उसे रिएक्टिविटी के घटते क्रम में सजाया गया है। यानी कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो सबसे ऊपर और जो कम रिएक्टिव वो सबसे नीचे। यानी कि पूरे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम इन दिस सीरीज एंड द लेस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेटिनम इन दिस सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और सबसे कम क्या है, प्लेटिनम। यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ताकत जो है वो पोटेशियम का है रिएक्शन करने का और सबसे कम ताकत जो है प्लेटिनम का है रिएक्शन करने का। जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी घटते जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं एल्युमिनियम का ताकत जो है वो आयरन से ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है निकेल। आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। आप ये कह सकते हैं कॉपर जो है लीड से कम रिएक्टिव है। यानी यहाँ पे याद रखेंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट में। यानी कि द केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग H हाइड्रोजन इज नोन एज एसिड। जैसे ये है HCl, ये है H2SO4। तो किसी भी एसिड में हाइड्रोजन होता है और जब इसके साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो मेटल है ये सब अगर रिएक्ट करता है, मान के चलो इसके साथ रिएक्ट करवा दिया मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन नीचे है, मैग्नीशियम यहाँ है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर उसका ताकत उतना ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है मैग्नीशियम, इसलिए यहाँ से क्या करेगा, मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा और हटा करके ये खुद किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ, और क्या बना लेगा ये MgCl2। MgCl2 इसलिए क्योंकि ये आपका मैग्नीशियम और क्लोरीन मिल रहा है आपस में,
इसका वैलेंसी 2 और इसका 1, इसलिए हो गया आपका MgCl2। अगर यहाँ पे यही ऐसे रहता, सपोज इसके साथ सोडियम अगर रिएक्ट करता, सोडियम को रिएक्ट करवाते हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये सोडियम ज्यादा ताकतवर है, सोडियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और ये जाकर के क्लोरीन के साथ मिलेगा, तब सोडियम और क्लोरीन मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा, NaCl2 बनेगा। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं, ठिकानी नहीं लिखना है, आपको आना चाहिए। जैसे सोडियम है, ये है सोडियम और ये है आपका क्लोरीन, इसका भी वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1, तो क्या बना लेगा ये NaCl, ये क्या हो गया आपका NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन को साइड कर देगा। समझ में आया? तो कैसे कंपाउंड बन रहा है वो सारा खेल किसका, वैलेंसी का है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि केमिकल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, वैलेंसी याद होना चाहिए, रेडिकल्स का, एलिमेंट्स का वैलेंसी याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक के आपको एलिमेंट्स का नाम, एटॉमिक नंबर का सीरियल ऑर्डर याद होना चाहिए, तब जाकर के आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, यानी इट इज अ सीरीज इन विच metals are arranged in the order of descending order of their reactivity. The most reactive metal in this series is potassium and the least reactive metal is platinum. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. यहाँ पे एक्चुअली में पोटेशियम का सिंबल K है, सोडियम का Na, कैल्शियम का C है, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, निकल का Ni, टीन का Sn, लीड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au एंड प्लेटिनम Pt। तो जो एक्चुअल सिंबल है वो ये है, लेकिन इसमें हम याद रखने के लिए एक ट्रिक अपना रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स है वो सबके पहला लेटर हम निकाल लिए। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का पहला लेटर ले लिया P, एक्चुअल में इसका सिंबल K होता है। इस P से आप ये मत समझना कि इसका सिंबल है, नहीं, ये याद रखने के लिए मैं पहला लेटर ले रहा हूँ P। सोडियम का S ले लिया पहला लेटर, कैल्शियम का C ले लिया, मैग्नीशियम का M ले लिया, एल्यूमिनियम का A ले लिया, जिंक का Z ले लिया, आयरन का I ले लिया, निकल का N ले लिया, टीन का T और लीड का L ले लिया। पहला लेटर है जो भी ले लिया, और इसे बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे किसी के नाम से आपको याद रहता है, किसी का नाम मिस्टर राजू, मिस्टर मोहन, इसी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। मिस्टर PSC मार्जिंटल, मिस्टर PSC मार्जिंटल, मिस्टर PSC मार्जिंटल, मिस्टर PSC मार्जिंटल। P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminum, Z for zinc, I for iron, N for nickel, T for tin, L for lead। ये याद रहने से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया रहेगा तो आप कर लेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, सपोज दैट दिस इज MgSO4 प्लस Cu, क्या ये क्या देगा प्रोडक्ट, व्हाट विल द प्रोडक्ट व्हेन मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद कॉपर। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉपर जो है मैग्नीशियम से कमजोर है, यानी कॉपर का ताकत जो है वो मैग्नीशियम से कम है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम जो है वो खुद ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो क्या कॉपर इसको हटा सकता है यहाँ से, नहीं हटा पाएगा। जब कॉपर इसे हटा ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो इस केस में हो जाएगा आपका नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या ये रिएक्शन होगा FeSO4 प्लस Ca। आयरन सल्फेट को कैल्शियम से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो कैल्शियम देखते हैं PSC मार्जिंटल, यस, आयरन यहाँ है, कैल्शियम यहाँ, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो दिस कैल्शियम विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट एंड विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ये आयरन को हटा देगा, यहाँ से ताकत ज्यादा है कैल्शियम का, इसलिए आयरन को हटा देगा, और ये कैल्शियम और सल्फेट एक साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और प्लस आयरन को साइड कर देगा Fe। तो ये हुआ आपका, ये दिया हुआ सपोज दैट इस तरह से दिया हुआ Mg है प्लस H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब क्या ये रिएक्शन होगा, तो आपको समझना है, ये एसिड है H है, ये मैग्नीशियम है, मेटल है। अभी मैं बताया कि कोई भी मेटल जो है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड से हाइड्रोजन को हटा देता है। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, इसलिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज सल्फ्यूरिक सल्फेट, sulfuric acid, and it will form magnesium sulfate and hydrogen, MgSO4 plus H2, MgSO4 plus H2।
यानी आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की ताकत ज्यादा है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और ये क्या बना लिया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन को साइड कर दिया। तो ये आपका लिखने का तरीका है। तो आप बहुत जगह देखते होंगे कि जैसे ये लिख रहे हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2, सोडियम प्लस क्लोरीन Cl2, यहाँ पे Na2Mg2 ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये सब क्यों लगा रहे हैं? तो ऐसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इसी रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जिसका एग्जिस्टेंस जैसा होता है वैसे ही केमिकल इक्वेशन के दौरान भी दर्शाते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि साथ साथ इसे भी आप याद रखें कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसे इस रूप में दर्शाते हैं। अगर कोई बोलेगा कि सोडियम प्लस क्लोरीन क्या देगा जी, तो सोडियम प्लस क्लोरीन ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत है। ये लिखा जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन इस तरह से Cl2, ये दे देगा आपका NaCl। ठीक है, क्योंकि Cl2 रूप में ये एग्जिस्ट करता है इसलिए यही लिखेंगे, ये लिखा हुआ है गलत है। समझ में आ रहा है? अब लोग को लगता होगा कि यहाँ पे NaCl2 था तो इसका फॉर्मूला बनना चाहिए था NaCl2, ऐसे कैसे बन जाएगा, ये गलत है। फॉर्मूला बनता है वैलेंसी पे। अभी मैं बताया सोडियम और कौन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, इसका वैलेंसी बना इसका भी बना, इसलिए NaCl। समझ गए? तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये था आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। नाउ वी शैल बी डूइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिफोर दैट देयर इज वन क्वेश्चन जो हमेशा आता है आपको, इस तरह से रहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। क्या देगा कि व्हेन आयरन इज पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन को रख देते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था एक कंटेनर में, उसमें आयरन का रॉड रख दिया, तो पहले जो ब्लू कलर में था सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो जाता है, ग्रीन। आखिर ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। पहले कॉपर सल्फेट था इसलिए ब्लू था, अब बन जाता है आयरन सल्फेट, इस वजह से कलर क्या हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। आयरन सल्फेट क्यों बन जाता है, अभी मैं बताया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एज ए रिजल्ट ऑफ विच आयरन सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आयरन देखा जाए, इस आयरन की ताकत जो है ये कॉपर से ज्यादा है, इसलिए ये कॉपर को यहाँ से साइड कर देगा और ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा इसके साथ, बोलेगा चलो सल्फेट मेरे साथ आ जाओ, कॉपर को साइड करो। तो ये जो आयरन है इसे यहाँ से साइड कर देगा, ये बन जाएगा FeSO4 और कॉपर को साइड कर दिया। तो इसलिए इसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। Here iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution as a result of which iron sulfate and copper are formed. इसी तरह से नेक्स्ट सवाल दे देगा आपको, why the blue color of copper sulfate solution changes to colorless when a zinc rod is put into it। यानी कोई कंटेनर था, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अभी ब्लू कलर का है, इसमें जिंक का रॉड रख दिया, 10-12 घंटा रखकर छोड़ दिया, रात भर रख करके छोड़ दिया, सुबह देख रहे हैं तो जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर खत्म हो गया है, ये कैसा हो गया, कलरलेस। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस व्हेन जिंक रॉड इज पुट इनटू इट। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। हेयर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, साइड कर देगा, और ये जिंक और कॉपर आपस में रिएक्शन करेंगे, सॉरी ये जिंक और कॉपर आपस में रिएक्शन करेंगे। जिंक का ताकत जो है ये कॉपर से ज्यादा है, इसलिए ये जिंक यहाँ से कॉपर को साइड कर देगा और ये दोनों मिल जाएगा जिंक और सल्फेट। जिंक और सल्फेट मिल रहा है, जिंक और सल्फेट, जिंक का वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2, तो ये क्या बन गया, ZnSO4 प्लस C। तो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन becomes colorless when zinc rod is put into copper sulfate solution because of the formation of zinc sulfate. Zinc being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate as a result of which zinc sulfate and copper are formed। तो इस तरह से रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। आप किताब पढ़िए, टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करें, मेन बुक जो है उसे आप पढ़िए तो और भी अच्छा नॉलेज आएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया मीन्स द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। when two compounds exchange their ions to form 2 new compounds, then this type of reaction is known as double displacement reaction।
पहले आपको आयन बता देता, आयन में बताया था क्या होता है, आयन रेडिकल सेम है। जैसे मान के चलो पहला एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में दो तरह का आयन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप इतना याद रखेंगे कि मेटल वाला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव आयन होगा और बाकी जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब मेटल कौन है वो याद रखने के लिए मैं आपको बताया हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में जितना भी है सब क्या है, आपका मेटल है, क्योंकि वो मेटल का ही रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इसमें जो भी है सब मेटल है। जैसे सिल्वर, वहां पे सिल्वर था तो सिल्वर आपका मेटल है, तो आप कह सकते हैं ये सिल्वर जो है मेटल है। और मेटल कैसा आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। बाकी जो बच गया पार्ट वो आपका हो जाता है नेगेटिव आयन। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं जैसे BaSO4, BaSO4, Ba मीन्स बेरियम, और बेरियम भी कैसा है, आपका मेटल है। मेटल कैसा बनाता है, पॉजिटिव आयन। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव आयन, ठीक है। बाकी जो ये सल्फेट बच गया ये कैसा हो गया आपका नेगेटिव आयन। तो आप समझ चुके होंगे। इसमें क्या करेगा मैं दिखाता हूं क्या करेगा। जैसे ये था आपका AgNO3, AgNO3 प्लस NaCl, दो कंपाउंड है, एक सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरा सोडियम क्लोराइड है। इसमें होगा क्या, दोनों कंपाउंड्स जो है अपने आयन को एक्सचेंज कर देते हैं, अपने नेगेटिव आयन्स को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट में नेगेटिव आयन क्या है, अभी मैं बताया ये नाइट्रेट है। तो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से सोडियम आयन जो है इस नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा। इसका नेगेटिव आयन कौन है, जैसे ये है आपका सोडियम क्लोराइड। तो मैं बताया पॉजिटिव आयन पता करना है, तो जो मेटल वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव आयन होगा। Na मतलब सोडियम और सोडियम मेटल है, तो ये पॉजिटिव आयन। बाकी जो बच गया वो आपका नेगेटिव आयन, तो Cl आपका नेगेटिव आयन। इसमें होगा क्या, इसमें यह है कि सोडियम जो है सिल्वर नाइट्रेट के नेगेटिव आयन ले रहा है, और सोडियम क्लोराइड का नेगेटिव आयन जो है क्लोराइड, वो कौन ले लेगा, तो क्लोराइड को वो ले लेगा आपका ये सिल्वर ले लेगा। यानी कि अब मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड के साथ, सिल्वर जो मिल रहा है क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना लेगा AgCl प्लस। सोडियम मिल रहा है नाइट्रेट के साथ, तो ये हो जाएगा NaNO3। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो कंपाउंड्स जो है अपने आयंस को एक्सचेंज कर दे रहे हैं। ये जो आयन है सोडियम को दे रहा है, यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर को दे रहा है। मीन्स दिस इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों ने अपने नेगेटिव आयन को एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने की वजह से दो नए कंपाउंड्स बन गए, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। पहले था सिल्वर नाइट्रेट, अब बन गया सोडियम नाइट्रेट। पहले था सिल्वर क्लोराइड, अब बन गया सोडियम, पहले था सोडियम क्लोराइड, अब बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिला। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर नहीं आया समझ में, फिर से मैं एक और बता रहा हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे देख सकते हैं मेटालिक पार्ट कौन है जी, Pb मतलब लीड। लीड क्या है, मेटल है। तो ये है आपका मेटालिक पार्ट, तो ये हो गया नॉन मेटालिक पार्ट, यानी ये हो गया पॉजिटिव आयन Pb, और ये हो गया आपका नेगेटिव आयन। इसमें क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन। तो K पे पॉजिटिव आयन रहेगा और I पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसलिए नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ लीड जो है ये अपना वाला नेगेटिव आयन को छोड़ देगा और अगले कंपाउंड के नेगेटिव आयन को ले लेगा, यानी कि P जो है इस I के साथ मिलेगा। लीड जो है आयोडीन के साथ मिल रहा है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा PbI2। ऐसे कैसे बना लेगा, तो ये है लीड और ये है आयोडीन, दोनों मिल रहा है आपस में। इसका वैलेंसी 2 और इसका 1, इसलिए हो जाएगा PbI2। सारा खेल वैलेंसी का, इसलिए वैलेंसी याद रखेंगे। मैं अच्छे से करवा चुका हूँ, वहां से वीडियो को देखिए और याद कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका PbI2। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका लीड नाइट्रेट। इसमें नेगेटिव आयन है NO3 नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट। NO3 होल ट्वाइस नहीं कहेंगे, ये NO3 होल ट्वाइस इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये है लीड नाइट्रेट। ये आपका लीड है और ये था आपका नाइट्रेट NO3। नाइट्रेट का फॉर्मूला था NO3। इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका 1 होता है, इसीलिए क्या बना लिया है, ये बना लिया आपका PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि इसका वैलेंसी इस पे चला जाता है, इसका वैलेंसी इस पे 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा Pb1
NO3 होल ट्वाइस, 1 नहीं लिखे हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, तो ये लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो 2 है, ये 2 इसका वैलेंसी है लीड का, इसलिए आया है। एक्चुअली में यहाँ पे जो रेडिकल है, जो नेगेटिव आयन है, वो कौन है? नाइट्रेट है। और पॉजिटिव आयन क्या है? लीड आयन जो है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव आयन है और आयोडाइड नेगेटिव आयन है, तो इसमें होगा ये कि यहाँ पे क्या कर लेगा, ये लीड जो है अगले का नेगेटिव आयन ले लेगा, तो ये मिलेगा आप लीड प्लस I4 आयोडीन, यानी कि लीड और आयोडीन मिल रहा है, तो ये बना लेगा आपका PbI2, क्योंकि लीड का वैलेंसी 2 और आयोडीन का 1, इसलिए इसका वैलेंसी इस पे। प्लस इसमें है आपका पोटेशियम, ये पोटेशियम क्या करेगा, इसका नेगेटिव आयन ले लेगा, यानी ये पोटेशियम इसके साथ मिलेगा नाइट्रेट के साथ, तो ये बना लेगा आपका KNO3। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पोटेशियम मिल रहा है और ये नाइट्रेट मिल रहा है। यहाँ पोटेशियम का वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये क्या बना लेगा? KNO3। यहाँ पे PbI2 इसलिए बन गया क्योंकि ये लीड है, ये आयोडीन है, इसका वैलेंसी 1 इसका 2, इसलिए PbI2। सारा खेल वैलेंसी का, इसलिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कंपाउंड से दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज ये है आपका BaCl2 बैरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। बैरियम आपका मेटल है, पता होना चाहिए, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव रेडिकल। कॉपर सल्फेट, कॉपर आपका मेटल है और सल्फेट नेगेटिव रेडिकल है, तो इसमें कॉपर मेटल है और ये है आपका नेगेटिव रेडिकल। तो इसका नेगेटिव रेडिकल जो है ये बैरियम ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा आपका BaSO4 बैरियम सल्फेट, क्योंकि बैरियम का भी वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी 2, इसलिए बैरियम सल्फेट। उसके बाद इसका नेगेटिव रेडिकल जो है, नेगेटिव आयन जो इसका है वो कॉपर ले लेगा, यानी ये बना लेगा प्लस CuCl2 इसलिए क्योंकि ये कॉपर है और ये क्लोरीन है, इसका वैलेंसी 2 इसका 1, इसलिए CuCl2। तो होप यू कुड अंडरस्टैंड, यानी कि दो कंपाउंड्स होते हैं, वो दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो नए, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी दोनों कंपाउंड्स होंगे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। दोनों कंपाउंड्स का कैसा होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए। जब भी ये दोनों सॉलिड रहेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ये दोनों कैसे होना चाहिए? एक्वस। तो यहां से यही समझ में आया कि दो कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कि जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। दोनों आयनिक कंपाउंड्स है और दोनों कैसा होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? एक नया कंपाउंड जो बनेगा वो तो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, और दूसरा कंपाउंड जो बनेगा वो घुल नहीं पाता है, वो आपको बॉटम में बैठेगा। तो मैं बताया था कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बॉटम में बैठता है कंटेनर के, तो उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये प्रिसिपिटेट बना रहा है। इसे हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। प्रिसिपिटेट को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। तो यहाँ पे अवक्षेप बन जा रहा है, यानी ये जो है कंटेनर के बॉटम में बैठ जाता है। और कैसा? ये सॉलिड के रूप में बैठेगा। मैं उस दिन भी बताया था कि जब चूना को आप पानी डाल दोगे चूना में, तो कुछ देर बाद छोड़ दोगे तो चूना जो है नीचे बैठ जाता है कंटेनर में। उसी के जैसा ये जो है AgCl कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगा। और ये कैसा कलर होता है इसका जी? व्हाइट। यहाँ पे देख लें BaCl2 और Na2SO4 है, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ये बैरियम सल्फेट को ले लेगा और ये सोडियम क्लोराइड को ले लेगा, यानी बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी ये दोनों एक्वस होना चाहिए, और दूसरा जो है जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो घुल जाएगा आपका सॉल्यूशन में और एक जो है नहीं घुल पाएगा, वही PPT यानी प्रिसिपिटेट बना के कंटेनर के नीचे बैठ जाएगा। तो BaSO4 भी व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाता है। ये भी कैसा बनाता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट। अगला है आपका BaCl2 प्लस CuSO4 बैरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये क्या बना लेगा? BaSO4 प्लस कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे भी व्हाइट PPT बनेगा। नेक्स्ट है आपका CuSO4 प्लस H2S। यहाँ पे कॉपर क्या करेगा? इस सल्फाइड को ले लेगा, तो ये बना लेगा CuS, और यहाँ से सल्फेट जो है ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये बना लेगा H2SO4। तो H2SO4 तो घुल जाएगा, लेकिन ये जो है आपका नहीं घुल पाएगा, ये ब्लैक PPT बनाएगा, ब्लैक कलर का। नेक्स्ट है आपका PbNO3। इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसे याद रखना आप, और इसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखना।
PbNO3 लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों aqueous में होना चाहिए। AQ के मतलब aqueous में होना चाहिए, सॉल्यूशन के रूप में होना चाहिए। जब दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ बना लेगा PbI2 और ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट तो घुल जाएगा लेकिन ये नहीं घुल पाएगा और ये येलो PPT बनाता है, पीला कलर का, और कंटेनर के नीचे बैठ जाएगा। मैं उस दिन बताया था कि एरो का निशान नीचे है यानी कि वो PPT फॉर्मेशन हो रहा है, एरो का निशान ऊपर है यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस शो कर रहा है। तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप यू कुड अंडरस्टैंड। और भी अच्छे से आप देख लें, नहीं आया समझ में आप वीडियो को रिप्ले कर ले, वहां से देख लें और नोट्स बना ले, अच्छे से नोट्स बनाइए आप। मैं सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं जो भी लेक्चर में बोलता हूँ डिफिनेशन वगैरह या और भी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो आप इसे नोट कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।